तस्वीरें इस वक्त सीधे आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज सुबह बालासोर हादसे पर बड़ी बैठक की थी और देखिए यहाँ पर बाकायदा उनके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा गया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, तमाम अधिकारी रेलवे बोर्ड से जुड़े हुए, एनडीआरएफ के डीजी और तमाम वो लोग पीएमओ से जो इस ऑपरेशन पर लगातार पैनी नजर रख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा गया। ट्रेन हादसे वाली जगह का पूरा ग्राफिक्स उनके सामने उतारा गया। बिल्कुल विकास, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद ओडिशा के बालासोर भी जाएंगे, खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे। इसके पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहुंच चुके हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और साथ ही पूरा देश गमगीन है इस भीषण रेल हादसे के बाद, जो कि 20 साल में देश के इतिहास का सबसे भीषण रेल हादसा बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भयानक यह हादसा है, इसकी तस्वीरें आपको अंदर तक दहला देती हैं। बिल्कुल, और देखिए 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और भुवनेश्वर से वे हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड जीरो पर उस साइट पर पहुंचेंगे जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है 3 ट्रेनों के टकराने से, और 288 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जबकि 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी जो सबसे बड़ी चुनौती एनडीआरएफ के सामने है वो ये है कि इस भीषण गर्मी और ह्यूमिडिटी के बीच लगभग 80 से 85% ह्यूमिडिटी है, वहाँ पर आर्द्रता है प्रणय, और उस गर्मी और आर्द्रता के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, धैर्यपूर्वक जो डब्बे उनको काटना, और अगर वहां पर कोई मृत व्यक्ति है, घायल है, तो उसको बिना चोट पहुंचाए निकालना, ये एक बड़ी चुनौती इस ऑपरेशन। बिल्कुल विकास, निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। तमाम एजेंसियां इस काम के अंदर लगी हुई हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे। उसके बाद वो ओडिशा के बालासोर जाएंगे, वो जगह जहां पर भीषण रेल हादसा हुआ। अब तक 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तमाम अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले जो बैठक की थी, हाई लेवल बैठक थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इस पूरे हादसे के बारे में पूरी जानकारी और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी उनके सामने रखी गई। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ बयां करना मुश्किल है कि किस तरह से ट्रेन की तबाही का मंजर है ये। कितनी तेज भीड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के पर खच्चे उड़ गए हैं। जो बोगी जमीन पर रहती है वो इस समय आसमान में है, और स्थिति ये है कि आसमान में न सिर्फ बोगी टंगी है बल्कि पूरी की पूरी सीट इस समय झूल रही है। कोच पूरा टेढ़ा है, खड़ा रहना मुश्किल है। किसी का झुमका, किसी की चूड़ी, किसी का सामान, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ सामान नहीं है, कितनी जिंदगियों के चले जाने की निशानी है। कमेटी जांच करेगी, तभी इसका पता चलेगा कि टेक्निकल कारण से हुआ या मानवीय गलती से हुआ। फिलहाल 50 से ज्यादा मेडिकल टीम्स अभी उड़ीसा सरकार ने भेजी है। कम से कम 200 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही हैं। कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। देखिए, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक बड़ी बैठक की थी। ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं। उनके सामने बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, रेलवे ट्रैक बनाकर जिस जगह पर हादसा हुआ उस हादसे के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में एनडीआरएफ के डीजी सहित गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। रेलवे के अधिकारी और पीएमओ के तमाम अफसर इस बैठक में मौजूद थे प्रणय, और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से बारीक जानकारियां प्रधानमंत्री के सामने हादसे वाली जगह की उस साइट की रखी जा रही है। बिल्कुल विकास, अगर आप देखें जो प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने रखा जा रहा है, ये दरअसल उस रेलवे ट्रैक का प्रेजेंटेशन है। प्रधानमंत्री खुद इस चीज को जानना चाहते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर एनडीआरएफ के डीजी नजर आ रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा वो नजर आ रहे हैं जो खुद उड़ीसा से आते हैं, साथ ही कैबिनेट सचिव भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। सरकार की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक इसे कहा जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अब आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल सुबह से लगातार ये तमाम अपडेट आपको दे रही हैं। मनोज्ञा, आप वहां मौजूद हैं, दर्द का मंजर आपके जरिए हमने एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों को दिखाया। अभी वहां की क्या स्थिति है, और कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, अभी का क्या अपडेट?
देखिए, मैं जहाँ हूँ आज मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ हूँ यहाँ पर 100 से ज्यादा लाश रखी हुई हैं। हम आपको वो तस्वीर भी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो इतनी विभत्स तस्वीरें हैं शवों की यहाँ पर रखी हुई। ये अनआइडेंटिफाइड अनक्लेम्ड बॉडीज हैं और ऐसे 100 से ज्यादा शव यहाँ रखे हुए हैं जिनके लिए अभी तक कोई आया नहीं है उनको लेने के लिए। यहाँ पर अब इन शवों को पुलिस शिनाख्त करने के पहले इनको दूसरी जगह मॉर्ग में भेजेगी जहां पर पोस्टमार्टम तक रखा जाएगा। और जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, अधिकतर ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके लिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं जो यहाँ से बार बार बंगाल जाएंगे या फिर तमिलनाडु जाएंगे या खुद उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, वो स्क्रीन पे चलाई ही नहीं जा सकती। हमने खुद भी देखी है तो खुद ये महसूस हो रहा है कि ये हादसा कितना दर्दनाक है। और इस समय बहुत सारे वॉलंटियर्स लगातार काम कर रहे हैं, जगह जगह से आए हुए लोग अपने परिजनों के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं? मेरा एक बच्चा हिराया हुआ है, अभी तक मिला नहीं है। जी, ट्रेन में थे। कौन सी बोगी में थे, क्या हुआ था? जनरल बोगी में था। कल वो चढ़ा है, भद्रक से चढ़ा है और जाने के लिए, हावड़ा जाने के लिए, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया वो। क्या नाम है बच्चे का? आपका क्या नाम है? क्या स्थिति हुई थी? मेरा नाम अली अख्तर सलीम है और मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद मजहर है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, कल रात से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक कोई पता नहीं है। परिवार क्या कह रहा है अभी? कितना लोगों के बुरा हाल है और सब ये कुछ आपका भुवनेश्वर गया, बलेश्वर गया हुआ है, कुछ वहाँ गया हुआ, मतलब सब दौड़ रहा है, कल इधर उधर दौड़ी कर रहे हैं। कहाँ घूम चुके हैं सिर्फ शव खोजने के लिए? विश्वास है मिलेगा? वही तो विश्वास एक जगह है दिल के अंदर, शायद मिल जाएगा, इसीलिए खड़े हैं। फोटो है आपके पास बच्चे की? फोटो, आईडी? देखिए, ये एक कहानी नहीं है, ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग हैं। सर, क्या स्थिति है इस समय आपके? सिर्फ ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने परिजनों को खोज रहे हैं और ये एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। वहाँ पर खड़े होने लायक स्थिति नहीं है, कई कारणों से स्क्रीन पे भी नहीं दिखा सकते हैं। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ। कितनी उम्र? एक की 22 साल, 22 ईयर्स। तस्वीर इस समय, क्योंकि दोपहर का समय है, चिलचिलाती धूप है, ये देखिए आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं, अपने परिजन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दिल पर बीत रही है? कल जब ट्रेन में चढ़े थे तो क्या माहौल था और जब ट्रेन का मंजर देखा तो क्या? वही 10 बजे रात से जब से हम लोग सुने हैं, मतलब हम लोग को खबर मिला है करीब आपका 9 बजे के बाद ही मिला है। 10 बजे तक हम खबर हमको मिला है। उस टाइम से हम लोग का बुरा हाल है, कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा है, घर के अंदर सब मातम छाया हुआ है कि किसी तरीके से हमारा बच्चा मिल जाए, किसी भी हाल में रहे, कुछ भी अगर रहे तो कम से कम हमें मतलब पता तो चल जाए कहाँ मेरा बच्चा है। हमारा अभी तक कोई पता नहीं है, क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता। जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे हाँ, 2 बच्चे थे, एक बच्चा फ्रेश है और एक बच्चा का लापता है। बच्चा मिल गया? बच्चा मिल गया, फ्रेश है, ठीक है। देखिए, ऐसे भी कई लोग हैं। बच्चा यहाँ पर है अभी कि घर ले गए? घर नहीं, वो उधर पर ही है, हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल में ऐसे 7-8 जगह है, अस्पताल से लेकर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शवों को रखा जा रहा है, लगातार लाया जा रहा है। यहीं पर 100 से ज्यादा शव रखे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए, जिन्हें अपने परिजनों को जाकर वहां खोजना है, वो उसके बीच में वहां पर खड़े होकर शवों के बीच में अपने परिजन का शव देखने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो है कहाँ। कई ऐसी बॉडीज हैं जिनकी पूरी बॉडी भी नहीं है, क्योंकि निकालने में कहीं कुछ हाथ कट गए हैं या बड़ी ही दुखद स्थिति है। बहुत सारे यहाँ पर इस समय आला अधिकारी मौजूद हैं। ये दफ्तर बना रखा है, इस दफ्तर में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जो लोग आ रहे हैं वो पहले अपने परिजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, आपकी आवाज से और इन तस्वीरों के साथ इस दर्द को महसूस किया जा सकता है। जो तमाम अधिकारी हैं वहां पर, जो लोग मौजूद हैं, व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या डब्बों से अभी भी शवों को निकालने की कवायद चल रही है वहां? यहाँ शव डब्बों में नहीं रखे हैं, यहाँ शव सिर्फ ऐसे ही रखे हैं, उन्हें ढक के रखा गया है सफेद कपड़े में, और कई शव खुल भी गए हैं। तो आप वो विभत्स तस्वीरें नहीं देख सकते हैं, उनको समझ नहीं सकते हैं। और 100 शव जहाँ रखे हों वहां पर कैसी मानसिक स्थिति होगी या मनोबल का क्या हाल होगा,
ये कहना मुश्किल है। मैंने बहुत सारे कवरेज किए हैं। मैंने ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट में 153 लाशों को अपने सामने ट्रेन में देखा है, लेकिन इस तरह की स्थिति, सिक्किम अर्थक्वेक, नेपाल अर्थक्वेक, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं कि 100 के 100 शव एक साथ रखे हों और सिर्फ इंतजार हो रहा हो कि कोई आकर उन्हें ले जाए। उन्हें सिर्फ ये बता दे कि ये शव है किसका। और ऐसे कितने परिजन हैं जो सिर्फ परेशान घूम रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं खोज पा रहे हैं। कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, ये बात एक व्यक्ति की नहीं है। ऐसे कितने हैं जो 6-7 इलाकों में खोज के यहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद शायद इतनी हिम्मत भी ना रहे। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे हिम्मत खत्म हो जाती है परिजनों की कि उनका व्यक्ति जो ट्रेन पे चढ़ा था वो कहाँ गया, कब उतरा। मनोज्ञा, क्या ये कहा जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, अब डिब्बों में भीतर कोई घायल या किसी मृतक का शव नहीं है वहां पर डिब्बों के भीतर? नहीं, अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा जा सकता। उसका कारण ये है कि अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर, यानी कि बोगी में ऐसी जगह हैं जहां पर हो सकता है एक के ऊपर एक बोगी हो, जैसे ही बोगी को हटाया जाए तो उसमें से शव निकले, ये संभावना है। पिछली बार भी ज्ञानेश्वरी में 8 घंटे 10 घंटे बाद जीवित लोग निकले थे, लेकिन ये कहानियां अब आज के लिए कम से कम हो गई हैं क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। लगभग हर बोगी को चेक किया जा चुका है। अब ट्रैक को बनाने की तैयारी हो रही है, बुलडोजर लगाया जा रहा है, उस पे स्लीपर लगाया जा रहा है और उसके साथ पूरी तैयारी हो रही है। सामान यहाँ पर, ये हेलीकॉप्टर की जगह है, ये हेलीपैड है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी आएंगी। ये नेताओं का सिलसिला जारी रहेगा, नेताओं के लिए अरेंजमेंट भी है, उसके साथ राजनीति भी है। कोई भी आएगा उसके लिए व्यवस्था होगी। लेकिन इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पर बोलना जितना मुश्किल हो रहा है, आपको बताना जितना मुश्किल हो रहा है, उतना ही यहाँ पर ये समझाना कि 100 शव अगर कहीं रखे हों, 100 से ज्यादा हैं, ये मैं आपको आधिकारिक संख्या नहीं बता रही हूँ, 100 से ज्यादा शव हैं और ये पुलिस को यहाँ पर खड़ा किया गया है। इस दीवार के उस पार सारे शव रखे हुए हैं, जिसमें इस समय देखिए ये परिजन ऐसे कई हैं जो अंदर जा रहे हैं, साइड में खड़े हो रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ बताने के लिए कि ये वो हैं कि नहीं। उनकी मानसिक स्थिति नहीं है बात करने की। ऐसे किसी व्यक्ति से हमने बात की, वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उनके परिजन को वो देखकर, अपने पति को देखकर उनका इतना बुरा हाल हो गया था कि अब आप समझ सकते हैं, कल किसी को आपने विदा किया हो ये सोचकर कि परसों वापस आएंगे या जो भी स्थिति हो और वो ना हो, हृदय विदारक है ये। आज मुझे खुद चैलेंज लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ खड़े होकर होकर आपकी बातों में शब्दों की कमी लग रही है क्योंकि दुख इतना बड़ा है, हादसा इतना बड़ा है, वहाँ जो मंजर है वो इतना दुखदाई, इतना पीड़ादायक है कि आपके पास वाकई में उस मंजर को एक्सप्लेन करने के लिए शब्दों की कमी दिख रही है। और हम आपके हाव भाव से समझ सकते हैं कि, और ये चुनौतीपूर्ण भी बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि मौसम जो है बेहद गर्म और ह्यूमिडिटी वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं जहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पर हादसे के बारे में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। कल देर रात ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहाँ पर पहुँच गए थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सुबह वहाँ पहुँच गए थे और ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जायज़ा लिया था। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन और इसके बाद ट्रैक सुधार का जो काम चल रहा है उस पर नज़र बना के रखी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तकरीबन दोपहर 2:30 बजे के आसपास भुवनेश्वर पहुंचेंगे प्रणय, और उसके बाद फिर चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे और उसके बाद अस्पतालों में घायलों का हाल जानेंगे। बिल्कुल विकास, और बीते 12 घंटों से खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं, जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खुद उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की क्योंकि गोवा में आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम था। रेल मंत्री वहां पहुंचे थे, लेकिन वहीं से प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। उसके बाद अश्विनी वैष्णव, जो कि
कटक में डीएम भी रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, उड़ीसा स्टेट में उन्होंने सर्व किया है और आज दुख की इस घड़ी के अंदर मौके पर मौजूद हैं। जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा कर रहे हैं और ये 3 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। हादसे की तस्वीर बीच में है और दोनों तरफ सरकार की तरफ से जो तमाम कवायदें चल रही हैं उनकी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो के ऊपर तमाम नेता, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही सरकार में शीर्ष स्तर के ऊपर इस भीषण रेल हादसे के बाद के हालात का जायजा लेने के लिए समीक्षा रिपोर्ट की जो कवायद है वो चल रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी पहले घटना पर ब्रीफ हो जाना चाहते हैं, तमाम जानकारी लेना चाहते हैं और उसके बाद वो घटना स्थल का दौरा करेंगे, वहां पहुंचेंगे और वहां पर भी वो तमाम घायलों से उनके परिजनों से मुलाकात करने के साथ साथ प्रशासनिक स्तर के ऊपर क्या तमाम कवायदें हो रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल विकास इसी चीज को लेकर है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और जो कवच एंटी कोलिजन सिस्टम था उसके लेकर जो दावे किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं इसने उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है। इस हादसे के बाद सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है और काफ़ी समय बाद इतना बड़ा हादसा देश में हुआ है। 20 साल बाद रेलवे में कोई इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई है। और इस वक्त आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। घटनास्थल पर रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है और अब ट्रैक को सही करके वहां पर ट्रेनों की बहाली करने की कोशिश की जा रही है। विकास, शैलेंद्र कपिल रेलवे ट्रैफिक के रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा उनका रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना भीषण हादसा तमाम हाईटेक इंतजामों के बावजूद कैसे हो गया। शैलेंद्र कपिल जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। लेकिन बहुत ही दर्दनाक तस्वीरों के साथ हम इस मामले के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल पूरा देश ये जानना चाहता है कि रेलवे, जो कि एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है, रेलवे हादसा इतना भीषण, 288 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मैं सभी देशवासियों के साथ हूं और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि भारतीय रेल में एक ऐसा एक्सीडेंट फिर से हुआ है। हमने सभी स्टेशनों पे सिग्नल प्रणाली को अपग्रेडेशन का काम बहुत जोर शोर से हम कर रहे हैं और उसके बाद जो इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है तो इसके बारे में इमीडिएटली कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये हुआ कैसे है, लेकिन हुआ है वो आप सबके सामने है। और मेरे ख्याल से इस समय हम सबको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि एक भी डेड बॉडी ऐसे एक भी ह्यूमन पर्सन, चाहे वो जख्मी है, चाहे वो घायल है या चाहे किसी भी रूप में है, उसको सबसे पहले हटाया जाए और उसके बाद फिर रेल का जो परिचालन है उसको सुनिश्चित किया जाए। शैलेंद्र कपिल जी, आप तो ट्रैफिक के रिटायर्ड अधिकारी हैं, आप चीज़ें को बहुत गहराई से तकनीक को समझते हैं। इस तरह के हादसे आमतौर पर किस वजह से होते हैं? आपको बीच में रोकूंगा। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बात कर रहे हैं मीडिया से, सुन लेते हैं वे क्या कह रहे हैं। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ କୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଆଉ ରିଲିଫ କାମରେ ଲାଗିଛି। ଏକ ତ ଏଠି ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫସିକି ଥିଲେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଛି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସବୁ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତା ସହ ରେଳବାଇ ୟାକୁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ କାମରେ ଲାଗିଛି। ରେଳ ଲାଇନ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ, କଲିକତା ମାଡ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏ ଯୋଉ ରେଳବାଇ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହ ରେଳ ଲାଇନର ବି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ उस जगह पर, घटनास्थल के ऊपर विकास, रेल मंत्री कल रात से लगातार मौजूद। बिल्कुल, देखिए रेल मंत्री ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पूरे हादसे की जड़ तक जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दोबारा ऐसी घटना रोकने की कोशिश भी होगी। इस समय रेल मंत्री कल रात से ही हादसे वाली जगह पर हैं। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना और मृतकों के परिजनों को सांत्वना भी दी। क्या कुछ कहा है रेल मंत्री ने, सुनवाते हैं आपको।
कंप्लीट हुआ। अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ इनकार हुआ सर, क्यों हुआ कुछ तुम्हारे पास जगह है यहाँ? और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हादसे की तस्वीर, उसका एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उन तमाम परिजनों का जो हाल है वो भी आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। तमाम घरों के अंदर मातम पसरा हुआ है। साथ ही पुलिस प्रशासन के लोगों को भरोसा देने के लिए उनके बीच मौजूद हैं। साथ ही जो राहत बचाव का काम चल रहा है, क्योंकि कई लोग बदहवास घूम रहे हैं उन परिजनों का पता लगाने के लिए जो इन ट्रेनों के अंदर सवार हुए थे। 3 ट्रेनें टकराई हैं और उसके बाद ये हादसे का मंजर जिस बिखरा हुआ नजर आ रहा है, लोगों पे क्या गुजर रही है ये उनके चेहरों पर नजर आ रहा है, उन घरों में नजर आ रहा है, उन परिवारों के बीच नजर आ रहा है। मनोज्ञा लोईवाल और उनके कैमरा सहयोगी सूरज पांडे के जरिए हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई कि इस समय वहां का क्या हाल है। और ये देखिए, ये वो जगह बालासोर की जहां हादसा हुआ। 12 घंटे बाद इन पटरियों को वापस ठीक करने की कवायद चल रही है, डब्बों को हटाने की कवायद चल रही है। कई डब्बों को हटाकर रख दिया गया है। देखिए, हम बालासोर हादसे के एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बालासोर में हादसे वाली जगह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। अब इसके बाद वहां पर रेलवे ट्रैक को कैसे ठीक किया जा रहा है, स्पेशल रिपोर्ट दिखा रही हैं हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे में लगातार इस समय ट्रैक बनाने का काम जारी है, युद्ध गति पर जारी है। इसका वजन करीब 10 से 20 क्विंटल होता है और इतने सारे लोगों को मिलकर इसे उठाना पड़ता है। इसे स्लीपर कहते हैं, जिसे ट्रेन के ट्रैक्स पे लगाया जाता है। आप देखते हैं इसी के ऊपर पटरी लगाई जाती है। और उसके साथ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको ये बता रही हूँ तो आपको ये भी बता दूं कि कैसे रेल मंत्री ने आने के बाद यहाँ पर अब युद्ध गति से ये काम चालू हो रहा है। यानी कि एक एक स्लीपर को हटाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है जहाँ जहाँ ट्रैक में लगाने की जरूरत है। ये सिर्फ शुरुआत है, यकीन मानिए ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ऐसे न जाने कितने स्लीपर को लेकर आना पड़ेगा और एक एक ट्रैक पे लगाना पड़ेगा। आसान नहीं होगा, इसमें पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कम से कम ये काम अब शुरू हो गया है। रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द ट्रेन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो जहां एक और स्लीपर्स लाए जा रहे हैं तो वहीं अब बुलडोजर लाए जा रहे हैं ट्रेन ट्रैक्स को इक्वलाइज करने के लिए, यानी कि जमीन को बराबर करने के लिए बुलडोजर्स लाए जा रहे हैं। एक नहीं, कई सारे बुलडोजर को लाया गया है। एक इस तरफ है और उधर जेसीबी मशीन्स को लगाया गया है। ये पूरा इलाका जो अलग अलग गड्ढों से भर गया है, जहां पर कहीं नीचे गड्ढा है, कहीं ट्रेन की वजह से हो गया है, कहीं ट्रैक्स उड़ गए हैं। पूरी जमीन को समतल करना बड़ा जरूरी होगा और समतल करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं रहता है सिवाय बुलडोजर के। अब इस बुलडोजर के जरिए यहाँ पर पहले तो इसे ट्रैक पे चलाया जा रहा है और उसके बाद इसे यहाँ से ले जाकर सीधा ले जाया जाएगा जहां तक जमीन को समतल करना है। तो बड़ी चुनौतियां, लेकिन उनके साथ लगातार काम जारी है और ये युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल रेलवे के साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, बहुत सारी ऐसी रेलवेज हैं जो पूरी तरह से इस समय उनकी व्यवस्था पूरी थम गई है। जब तक ये ट्रैक नहीं चलेगा तब तक संभव नहीं होगा। तो देखिए, इस वक्त ना आपको हम बता रहे हैं बालासोर हादसे से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर मौके पर ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं और देखिए ये तस्वीरें कुछ आ रही हैं जम्मू की। यहाँ पर बच्चे बालासोर हादसे के घायलों मृतकों को श्रद्धांजलि दें। जो कल जो भी हुआ है, I feel that the railway ministry has to see what the things happened and they should do something.
that this mishappening will not again happen in future, and the whole world is feeling sorry for the things happened. And we got to know that 200 plus people have been died and 900 plus have been injured, and the counting is still going on. And we are very sorry for the families of the lost ones. Our Prime Minister has also showed his grief about the thing. और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। साथ ही इस हादसे को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ आंसुओं का सैलाब है, लेकिन देश ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर ये हादसा, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? क्योंकि तमाम रेलवे ट्रैफिक के सुरक्षा इंतजाम हैं, वो मुकम्मल किए जाते हैं, रेलवे ट्रैफिक मॉनिटर किया जाता है। क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? क्योंकि ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से 3 ट्रेनें टकराई, साथ ही सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा हुआ है विकास, कि क्या पटरियों की रूटीन जांच में कोई लापरवाही हुई थी? बिल्कुल। और देखिए, ये वो सवाल हैं जो इस एक्सीडेंट के बाद, हादसे के बाद उठे हैं। बेहद पीड़ादायक तस्वीरें हैं ग्राउंड ज़ीरो की। बहुत ही वहाँ पर दुख और मातम का माहौल है। वहाँ तमाम ऐसे परिजन घूम रहे हैं जो अपने किसी लापता व्यक्ति के लिए उसकी तलाश में जुटे हुए हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, उस साइट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब इस जांच से सरकार से चाहिए होगा। क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? ये एक बड़ा सवाल है और इस खामी का पता नहीं लगा। क्या पटरियों की रूटीन जांच में लापरवाही हुई और इसलिए खामियों का पता नहीं चला? ये भी एक बड़ा सवाल है। जब जांच होगी तो ये सवालों के जवाब जनता को और देश को चाहिए होंगे। क्या पटरियों से कोई छेड़छाड़ की गई थी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ट्रेनों में एंटी कॉलिजन सिस्टम लगा होता है। अगर पटरियों में छेड़छाड़ है तो एंटी कॉलिजन सिस्टम वहाँ पर इसका अंदाजा पता नहीं लगा सकता। एंटी कॉलिजन सिस्टम सिर्फ आमने सामने की भिड़ंत रोकने के लिए है। तो क्या एंटी कॉलिजन सिस्टम जो है वो फेल हो गया? प्रणय, ये एक महत्वपूर्ण सवाल। बिल्कुल। और तेज रफ्तार की वजह से क्या यह हादसा हुआ? क्योंकि एक जो मालगाड़ी थी उससे टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसके कारण वो डिरेल हुई। उसके बाद दूसरी तरफ से आती हुई ट्रेन से टकराई और 3 ट्रेनों के बीच में टक्कर ने यह खौफनाक मंजर खड़ा कर दिया, जहां 288 लोगों की मौत हो गई विकास, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं और तमाम घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। मरने वालों का यह आंकड़ा, दुखद कड़वा सच ये भी है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, जो कि अब तक का माना जा रहा है कि दुनिया के भीषण रेल हादसों में इसकी गिनती होगी। बालासोर की ये तस्वीरें देश को दर्द में डुबोने वाली तस्वीरें हैं। प्रभु करे कोई भी और मौत ना हो, हम यही मनाते हैं। लेकिन दुनिया में ये 20 साल में सबसे बड़े हादसों में से एक है और यही वजह है कि इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैनी नज़र रखे हुए हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचने वाले हैं। 2:30 बजे के आसपास वे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और उसके बाद ग्राउंड ज़ीरो पर जाएंगे। और देखिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है। ट्रैफिक के रिटायर्ड अधिकारी भी हमारे साथ शैलेंद्र कपिल जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट आर्या घोष जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले रेलवे ट्रैफिक के अधिकारी शैलेंद्र कपिल के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र कपिल जी, आप तो ट्रैफिक के जानकार हैं। जब इस तरह के हादसे होते हैं तो आमतौर पर जो हादसे की वजह होती है वो निकलकर क्या सामने आती है? हर हादसे की वजह निकल के सामने आएगी, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा है कि इमीडिएटली इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस कारण से हादसा हुआ है। और हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे CRS इंक्वायरी का सिस्टम है, रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर हमें आप सब लोगों को ज्यादा चांसेस किस बात के कपिल जी? क्या पटरियों में कोई खामी थी? क्या पटरियों के मैनेजमेंट में लापरवाही रखी गई या किसी ने जैसे जैसे रेस्टोरेशन होगा, जो रेस्टोरेशन होगा और जहां पटरियां हैं उन सब की जांच होगी। चलिए, जांच तो लंबी प्रक्रिया है कपिल साहब, लेकिन इस समय तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट आर्या घोष साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आर्या साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि इस पूरे हादसे में, इस तस्वीरें हम देख रहे हैं, कितना भयानक ये हादसा है ये हम देख रहे हैं, लेकिन इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट जो एजेंसीज हैं, चाहे NDRF हो, SDRF हो, जो दूसरी एजेंसीज हैं, क्या सबसे बड़ी चुनौती आती है ऐसे हादसे के अंदर? इसमें सबसे आप देख ही रहे हैं कि वहां पर साइट पे कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, जो आम जनता है, जो कुछ हेल्प करना चाहती है, जो संस्थाएं NGOs टाइप हैं,
हमारे हिसाब से वहाँ पे जो हमारे जो रेलवे का स्टाफ है और सिविल पुलिस है, आरपीएफ है, उन लोगों को पहले ये काम कर देने के लिए सहूलियत देनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति वहां रह ना जाए।